दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश जो था वो तुर्क थे, लेकिन स्लेव थे। इल्तुतमिश ने एक काम किया था। उसने सबसे बड़ा काम ये किया था कि पहले सारे तुर्कियों को एक समूह में जोड़कर और एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था तुर्कान ए चाहलगानी, यानी 40 ऑफिसर्स थे जिनका एक ग्रुप बनाया। बलबन ने उस 40 ऑफिसर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, लेकिन जहां जहां जो भी था वह स्वयं को सुल्तान मानता था। और यह सुल्तान स्वयं को मानने का मतलब कि अपने आप में मौजूद था। भटिंडा का जो सूबेदार था अल्तुनिया, जिसने रजिया के समय में विद्रोह किया और बाद में उससे शादी कर ली, तो उस समय वो भी अपने आप में मौजूद था। बलबन के बाद जो उसके सक्सेसर उत्तराधिकारी काफी कमजोर हुए। बताया जाता था कि एक कैकुबाद था, वो अति निकृष्ट प्रवृत्ति का, बहुत कैरेक्टरलेस व्यक्ति था। तो उसके मरने के बाद उसका साम्राज्य में काफी विद्रोह छिड़ गए और उस समय एक उसी चालीसा दल का सरदार, जो कि अब चालीसा दल तो रहा नहीं, तो चालीसा दल का सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि बूढ़ा था, उसने खिलजी डायनेस्टी का न्यूडा की। इसे कुछ लोग यहां खिलजी क्रांति भी कहते हैं। याद रहे, ये खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये तुर्की समूह के यानी तुर्की ग्रुप के लोग थे, वो लोगों ने विद्रोह किया। इसका प्रसिद्ध डायलॉग है, याद रखिएगा, कभी कभी डायलॉग भी देता है कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं और मैं किसी भी मुसलमान को के रक्त का प्यासा नहीं हूं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है। इसने अपना राज्याभिषेक किला खोरी महल में करवाया। किला खोरी महल दिल्ली के पास है और इसे बलबन का बेटा पोता कैकुबाद द्वारा बनवाया गया। यह गुप्त दरवाजों का है और उस समय मंगोल आक्रमण थे, इस कारण से भी हो सकता है कि यह किला खोरी महल में अपना राज्याभिषेक कराया। और कैकुबाद द्वारा इसे, कैकुबाद जो था, इसे प्रोड्यूसर था, इसे एक उपाधि दी थी जिसका नाम था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ये उपाधि थी, ये कैकुबाद जलालुद्दीन फिरोज को दिया। जलालुद्दीन फिरोज ताकतवर टर्की सुल्तानों में से एक था। इसके बाद कहा जाता है कि जब यह बंगाल विजय करने गया तो उस समय बंगाल विजय करके वापस लौट रहा था, तो रास्ते में इसका भतीजा, इसका नाम है अली गुरसाप। अली गुरसाप ये जो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, इसने छल से, धोखे से अपने चाचा ताऊ की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। आपको फिर से बता दें कि खिलजी वंश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो अलाउद्दीन खिलजी से आता है, इसलिए इसे बारीकी से पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन प्री, मेंस या जो भी अगर ऑप्शनल रखते हैं उसमें भी आता है। जितने भी छोटे मोटे एग्जाम हैं सारा आता है, तो इसको हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। 3 राजा हैं इस वंश में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी। हालांकि ये 20 में 2-3 और आएंगे, पहले आप इसके बारे में जानें। अलाउद्दीन खिलजी, सच तो ये है कि पहला यह मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत को भी अपने कब्जे में किया। सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार पहला करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था।
अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का बहुत ही पावरफुल और कुशल एडमिनिस्ट्रेटर था, क्योंकि इसके 2-3 कारनामे इतने अच्छे रहे, याद रहे, हम फिर बताएंगे। एक तो सैनिकों का नकद वेतन देना, दूसरा बाजार नियंत्रण, बाजार कंट्रोल किया, तीसरा क्वालिटी, क्योंकि पहले क्या होता था, सैनिकों को वेतन दिए जाते थे जागीर, अब ये कैश दे रहा है, तो सैनिकों के लिए पोशाक पर इसने काम किया। जैसे मान लीजिए नाम है खड़ग सिंह और हैं दुबले पतले, तो नाम और पोस्ट जो होते थे वो कोई पहचान देना पड़ता था कि मैं कोतवाल हूं तो मैं ये सूबेदार हूं। उसने क्या किया कि ड्रेस कोड लागू किया गया, जिसको हुलिया बोलते हैं। तो ये इसके काल में 2 काम बहुत बढ़िया हुए। एक दाग का मतलब हॉर्स का ग्रेड दिखाना कि कौन ए ग्रेड का है, कौन बी ग्रेड, क्योंकि कैश पैसा देना है, तो उसी हिसाब से उसका कीमत तय किया जाए। अब देखिए, दागने से क्या होता था कि हॉर्स का उसका जो रेट है वो सही लग सके। मान लीजिए एक क्वालिटी का है, बी क्वालिटी का, सी क्वालिटी का, तो ग्रेडिंग दिया जाता था। ये घोड़े को लिए था। दूसरा हुलिया। हुलिया का मतलब होता है आज भी जो आप ड्रेस कोड, यानी ये ऑफिसर्स का ड्रेस कोड था, जिससे ओहदे का पता चल सके। फिर इसने टैक्सेशन पे जोर दिया, कर व्यवस्था। इसने टैक्स को 30%, फिर 40% और फिर 50% कर दिया। आपको बता दें कि यह पूछा जाता है कि किसने 50% कर व्यवस्था लागू की। इसके काल में, यानी अलाउद्दीन खिलजी के काल में, उसने एक सिंध से एक हिजड़ा, यानी जिसको किन्नर बोलते हैं, उसे खरीदा 1000 दिनार में, 1000 दिनार में, और इसे नाम दिया 1000 दिनारी। फिर उसे पद दिया मलिक का, और मलिक काफूर के नाम से यह प्रसिद्ध है 1000 दिनारी। यह इंपॉर्टेंट सेनापति था और दक्षिण विजय इसका के प्रमुख ज्ञाता था। ये जान लीजिए कि छज्जू मलिक, झारखंड अगर पढ़िएगा तो झारखंड में छज्जू मलिक आएंगे, उस समय वो भी इनके कमांडर थे। ये कमांडर था, और साउथ विनिंग का सबसे ज्यादा श्रेय इसी को जाता है। इसी ने वारंगल के राजा, दक्षिण भारत में है, गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था, वारंगल के राजा से वो प्रसिद्ध कोहिनूर प्राप्त किया, प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर प्राप्त किया। ये वही कोहिनूर है। कोहिनूर की कहानी, कोहिनूर भारत के, दक्षिण भारत के गोलकुंडा के खान से मिला है, और ये पहले बड़ा था, इसे कटिंग कर करके छोटा कर दिया गया कि इसमें काफी आ जाए। फिर से थोड़ा कोहिनूर के बारे में जाने। कहा जाता है कि कोहिनूर विश्व का सबसे बड़ा नहीं, याद रहे, विश्व का सबसे महंगा हीरा है। इस हीरे को प्रताप रुद्रदेव द्वारा मलिक काफूर ने प्राप्त किया, और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस हीरे को, जो हीरा था, इस हीरे को अपने खजाने में रख दिया, और यह खजाना मुगलों तक चला गया, मुगल तक। मुगल काल में शाहजहां आते हैं, और शाहजहां उस हीरे को निकालते हैं और क्राउन
क्राउन के ऊपर उसे लगा देते हैं, यानी जो पहनते थे ताज, ताज के ऊपर लगाते हैं। और क्राउन के ऊपर लगाने के बाद इस हीरे को 1739 में 1739 ईस्वी में नादिर शाह आता है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह आता है और ये अपने साथ इसे ईरान ले जाता है। कहां ले जाता है? ईरान। ईरान ले गया और ईरान से फिर आपको राजा रणजीत सिंह दोस्त खान इनसे यह हीरा प्राप्त करते हैं गिफ्ट में और अपने खजाने में रखते हैं, जिससे रणजीत सिंह के खानदान वाले दलीप सिंह जो कि लेस देन 18 ईयर्स थे, 18 साल से कम आयु के थे, इन्होंने महारानी को गिफ्ट दिया। महारानी इंग्लैंड की महारानी को उपहार दिए। और आपको बता दें कि ब्रिटिश रूल के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों या कोई भी व्यक्ति द्वारा दिया गया गिफ्ट अमान्य है। इसी आधार पर भारत सरकार दावा करती है, जो कि वहां लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है, कि उसे भारत को दिया जाए। तो अभी दावे हैं और यह कोहिनूर अभी भी लंदन में है। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के 2-3 कारनामे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो दक्षिण विजय, जो कि मल्लिकार्जुन में। दूसरा विजय जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है रणथंभौर विजय। रणथंभौर ये 1301 ईस्वी में ये रणथंभौर विजय इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ जो है उसका नाम है पद्मावत। ये हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ। इसके जो लेखक हैं, ये कई बार पूछा है, इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, इसके प्रमुख लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत में उन्होंने राजा रत्न सेन और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया है और उनकी जो नायिका है उनका नाम है पद्मावती। यह बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको बहुत कम समय में हम बताते हैं। अकॉर्डिंग टू पद्मावत, इस ग्रंथ के अनुसार पहले में बहुत सारे ये दिखाए जाते थे। तो कहता है कि पद्मावत ग्रंथ जो है उसमें राजा रत्न सेन सपने में देखते हैं ये खूब सुंदर राजकुमारी है, और इतनी खूबसूरत राजकुमारी को सपने में देखकर पाने के लिए प्रयास करने लगते हैं, और उसे पाने के लिए उनका साथ देता है हीरामन तोता। हीरामन एक तोता का जाति है जो मनुष्य की बोली बोलता है, और उसमें दिखाया गया कि हीरामन तोता भगवान शिव हैं, और कई लोगों से लड़ते लड़ते वह सिंघल द्वीप कहते हैं श्रीलंका को, सिंघली द्वीप श्रीलंका है, और श्रीलंका से उस पद्मावत को जीत कर लाते हैं। पद्मावत इतनी खूबसूरत थी कि उनके डर के मारे उन्होंने रणथंभौर के किले में एक जल महल बनाया, और जल महल की परछाई में अलाउद्दीन खिलजी देखता है और उसे पद्मावत को पाने के लिए
कई प्रकार के हथकंडे अपनाता है। देखिए, रणथंभौर, कलिंजर, चुनारगढ़, ये सारे किले जो हैं वो एक निश्चित ऊंचाई पर बने हुए हैं, एक हाइट के ऊपर है, जिसे चढ़ने के लिए गोल 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 करके ऊपर चढ़ते थे। और यहां पे दरवाजा लगता था और किनारे, चारों तरफ किले के किनारे किनारे जो ऊंचाई था वो गहरा खाई रहता था और उसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई किला पर न चढ़े, और शाम के समय किला का पट्टी उठा लिया जाता था, आने जाने का आवागमन रुद्ध हो जाता था। लेकिन इसके ऊपर रहते थे, पानी सामान सुबह से पहुंचाया जाता था और ऊपर में लोग रहते थे। इस ऊपर में वो जल महल बनाए थे और जल से जाते थे, और इतनी उनके डर थी कि कोई भी पुरुष उस जल महल के आसपास नहीं रहे, पद्मावत के पास। अलाउद्दीन खिलजी जाता है, पिक्चरों में तो खैर दिखाता है, आप देख लीजिए पद्मावती, लेकिन वो सही नहीं है। तो उस हिसाब से वो पाने के लिए 1 महीने तक किले को घेरे रहता है। जब 1 महीने तक किले को घेरे रहता है तो ऊपर का पानी समाप्त हो जाता है, जल महल सूख जाता है। लोग जीने के लिए तो उस समय क्या करते हैं कि राजपूत लोग लड़ने के लिए चले जाते हैं और औरतें जौहर व्रत करती हैं। याद रहे, ये जौहर व्रत जो है उसे कहते हैं कि तेल में शरीर को भिगोकर और आग लगा लेना, यानी आत्महत्या, आत्मदाह। और एक साथ इतना बड़ा जौहर व्रत कहीं नहीं मिला है। सबसे पहली घटना है कि रानी पद्मावती और वहाँ की और दासियां सहित जौहर व्रत किया था। बताया जाता है कि इसके बाद जब आता है अलाउद्दीन खिलजी तो ऊपर जलती हुई लाश और हर जगह आग ही आग दिखाई देता है। गुस्से में बच्चों और बुजुर्गों को काट डालता है और इस रणथंभौर का नाम बदलकर खिजराबाद अपने पुत्र के नाम से रखता है, खिजराबाद। तो ये पद्मावती की कहानी है। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बढ़िया चीज था टैक्स प्रणाली, कर प्रणाली। यह मूलतः 4 प्रमुख आधार थे: जजिया, जकात, खौम्स, खराज। जजिया यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, यानी जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमान बनो तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नहीं बने हो तो तुम्हें देना पड़ेगा। हालांकि शुरू में इंसानियत इन लोगों ने दिखाई थी और वृद्ध, महिला, बालक और ब्राह्मण, इन लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था। वृद्ध का मतलब बूढ़ा आदमी जो काम न कर सके, महिला, औरतों पे वो टैक्स नहीं लेते थे, जजिया। जकात यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। धार्मिक कर आपको बता दें कि आज भी मुसलमान बिल्कुल देते हैं। बहुत सारे मुसलमान जो 5 नमाजी सच में मुसल ए ईमान, जिसका ईमान मुसल जैसा हो वो मुसलमान है। अब वो जो सूद पे पैसा चलाना मुसलमान नहीं है, हराम है उसमें। शराब पीना हराम है, लेकिन सब करता है। जो वैसा नहीं करता है वो मुसलमान की हम बात करते हैं। तो धार्मिक कर था। अपने आय का 40वां भाग आज भी मस्जिद में ये लोग दान देते हैं ताकि विधवाओं का काम चल सके, अविवाहित लड़कियों का विवाह हो सके, जो गरीब हैं उनका इलाज हो सके। यानी 2.5% ये धार्मिक कर होते थे। खुम्स यह लूट की संपत्ति थी।
अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये क्यों इंपॉर्टेंट रहा ये जानिए, क्योंकि इससे पहले वो 80-20 का जो मैच होता था, यानी 4/5 पार्ट और 1/5 पार्ट, ये जो सैनिक, क्योंकि टेम्पररी सैनिक होते थे, तो ये सैनिक ले जाते थे और ये कोष में रखा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे रिवर्स कर दिया। देखिए कितना बड़ा काम किया। मात्र 1/5 भाग सैनिक ले जाएंगे और 4/5 भाग कोष में रखा जाएगा, यानी राजकोष बढ़ गया 80%। तो ये इन्होंने उलट दिया। इससे पहले भी था। और खराज जो जनरल टैक्स होता है, रेवेन्यू, इसे 50%, जेपीएससी में क्वेश्चन आया है कि किस शासक ने कर व्यवस्था को 50% तक कर दिया, सबसे अधिक मैक्सिमम टैक्सेस इसी के काल में है। ये जो 50% था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ जगहों पर, खास करके गंगा और यमुना के द्वाब के क्षेत्र में 50% बढ़ाया था, लेकिन ये पूरे टैक्स को 50% कर दिया था। और इस चूंकि सैनिकों को अब केवल 1/5 भाग दिए जा रहे हैं, 20%, और 20% में सैनिक अपने घर नहीं चला पाएंगे, इसलिए इसने एक बाजार बनाया था जिसको नाम था सहनाए मंडी। ये सहनाए मंडी क्या था? तो ये दिल्ली के आसपास एक बाजार था और उस बाजार के कुछ नियम थे। नियम क्या थे कि हर बाजार का प्राइस रैंक यानी कीमत निश्चित थे। दाम आप बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि आदेश है, और दाम निश्चित के साथ साथ एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, कमजोरी कहिए या ताकत कहिए, वह था कि कम नहीं तौलते। कम तौल पर अपने तौलने वाले को दंड के रूप में सीने के मांस काट के डाल दिया जाता था। यह खतरनाक था। भैया 50 ग्राम ज्यादा ही ले लो, क्यों हमारा सीना का मांस ले लोगे? इस तरीके के आप समझ रहे हैं कि अगर आप वेतन कम रखें और दाम पर नियंत्रण कर दें तो जाहिर सी है कि किसी को तकलीफ नहीं रहेगा। तो यह शुरुआत केवल दिल्ली में हुआ था, पूरे साम्राज्य में नहीं था। बाद में कुछ कुछ जगह मथुरा तक आया, तब तक तो स्वराज ही समाप्त हो गया। तो इसमें बाजार, कर्ण प्रणाली, सैन्य व्यवस्था में सबसे पहले हम आपको बता ही चुके हैं कि यहां पे दाग, हुलिया, नकद वेतन, ये कंफर्म कर दिया। पहला शासक था जिसने कैश देना चालू किया, और इस प्रकार इसके सैन्य काफी सुरक्षित थे। 4 प्रमुख सैन्य थे: घुड़सेना, पैदल सेना, हाथी सेना, गज सेना, ये सारी व्यवस्थाएं थी। मलिक काफूर के नेतृत्व में रहा। इसका अंतिम दिन बड़ा खराब चला। 1316 के पास मलिक काफूर जो है वह धीरे धीरे ये कमजोर पड़ गया, अलाउद्दीन खिलजी, और मलिक काफूर उसे बंदी बना लिया और बंदी बनाकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। फिर बाद के अमीरों ने उसे हटाकर, और इसका क्योंकि अपना क्लियर पुत्र नहीं था तो हरम से खोज कर लाया, और वहां पर हरम में था मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में, मुबारक शाह खिलजी के बारे में बताया जाता है कि इसका जो जीवन बीता था वह हरम में बीता था। अब आपको एक हरम शब्द बता दें, हरम क्या होता है? हरम प्राचीन गजनी
और गोरी के काल से प्रारंभ हुआ। ये लोग क्या करते थे कि ये लोग जिस क्षेत्र से जाते थे उस क्षेत्र की महिलाओं को लूट लेते थे। चूंकि मैक्सिमम खास करके गोरी के काल में किसको ना तो कोई सैनिक विवाह करता था ना राजा स्वयं, तो ये लोग क्या करते थे कि लूटी गई स्त्रियों को अपने देह खाना बनाने के लिए, शरीर सुख के लिए उसे अपने साथ ले लेते थे और पीछे पीछे जहां जहां युद्ध चलता था एक खेमा महिलाओं को होता था जिसे हरम कहा जाता था। चूंकि हरम एक प्रकार लूटी गई स्त्रियां होती थी, इस कारण से उस हरम में उनको वेश्याशाला की तरह यूज किया जाता था। यही कारण है कि हरम में पैदा हुए बच्चों को हरामी गाली दी जाती है। यह अरब से ही आया है, जिसका माँ का पता हो लेकिन पिता का पता नहीं हो। तो हरम शब्द बाद में जब भारत के शासक हुए मुस्लिम, तो इन लोगों ने सुंदर स्त्रियों को रखना चालू कर दिया, बाद में राजकुमारियों को रखना चालू किया और ये शान समझते थे कि जिनके हरम में अधिक से अधिक राजकुमारियां हैं वो बहुत शानी होते थे। तो यह एक विभत्स रूप है। तो हरम से एक बालक खोजा गया जिसको कहा गया कि ये अलाउद्दीन का ही पुत्र है। मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन का पुत्र माना गया और इसे गद्दी पर बैठाया गया। चूंकि जीवन हरम में बीता था तो इसके कुछ उटपटांग हरकतें भी थी। इसने पिता के सारे कठोर नियमों को बंद कर दिया। साथ ही दरबार में कभी कभी नंगे दौड़ जाता था या सारे दरबार के लोगों को वस्त्र, औरतों का वस्त्र पहन के आने को कहता था, खुद पहन के चला आता था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। यह आता है खलीफा। फिर से हम बता दें आपको कि टर्की के जो बादशाह होते थे वह इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने इस्लाम के बाद उनके सक्सेसर दो प्रकार के हुए। एक मोहम्मद के जो वंशज थे, यानी उनकी बेटी फातिमा और दामाद अली, और उसके दो बेटे हसन और हुसैन, जिनकी मौत के घाट खलीफाओं ने उतरवा दिया। तो उस समय उनको मानने वाले शिया हो गए और जो खलीफा यानी कि मोहम्मद शाह के बाद जो सक्सेसर हुए इस धर्म को चलाने के लिए, उस खलीफा परंपरा चालू हुआ तो वह सुन्नी कहलाए। तो जो भी इस धरती यानी पृथ्वी पर मुसलमानों का जो सही और गलत ईश्वर का प्रतिनिधि जो बनेगा, यानी अल्लाह का प्रतिनिधि, वह टर्की का सुल्तान होगा। यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की का विभाजन हुआ तो भारत खलीफा विहीन हुआ था। तो उस समय खिलाफत आंदोलन चले थे। तो यहां पर हम जाने कि स्वयं को खलीफा यानी हम ही खलीफा हैं घोषित किया था। ये बाद में इसे कोई नहीं माना और कहा जाता है कि मुबारक शाह खिलजी उन्हीं के काल में रहने वाले एक खुसरो साव, ये वही खुसरो साव हैं जिनका दूसरा नाम है तोता ए हिंद। लैला मजनू लिखे हैं। ये सारंगी और तबला के जन्मदाता हैं खुसरो, अमीर खुसरो। बिल्कुल। और इस जनाब का दिल अमीर खुसरो पर आ गया। बस अमीर खुसरो इनकी हत्या की और गद्दी पर बैठ गए। फिर बाद के टर्की जो अमीर थे वो खुसरो की हत्या किए और फिर इसके बाद एक नए राजवंश तुगलक वंश का जन्म हुआ।
तो नेक्स्ट क्लास में आपको तुगलक डायनेस्टी पढ़ाएंगे।